जी, तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है। उसके अंदर क्या है कि वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितनी भी डायग्राम्स थे, आई थिंक वो हमने 4 क्वेश्चंस किए थे, तो वो जो 4 डायग्राम्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, उसके अंदर हमने बारी बारी एसोसिएटिव लॉ को जो है ना वो वेरीफाई करवाना है। और एसोसिएटिव लॉ जो है वो यूनियन का भी होना चाहिए और इंटरसेक्शन का भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एसोसिएटिव लॉ यूनियन के लिहाज से कैसे होता है, और उसका फॉर्मूला अगर हम इंटरसेक्शन के लिहाज से देखें तो वो क्या होता है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन अगर हम देखें, यूनियन के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ जो है वो ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले ब्रैकेट आपने पहले दो सेट्स के ऊपर लगा देनी है, और अगर हम राइट साइड में देखें तो फिर वो ब्रैकेट जो है वो नेक्स्ट लास्ट जो दो सेट्स हैं उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगी। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जहाँ पे भी एसोसिएटिव का वर्ड आ जाए वहाँ पे हमेशा 3 सेट्स लिए जाने हैं, ए बी और सी। तो ए बी सी यानी यूनियन के लिहाज से देखें तो ब्रैकेट पहले और बाद में शिफ्ट हो जाएगी, तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन बोलते हैं। इसी तरह अगर इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन लगा देना है, और बाकी सारे का सारा रिलेशन वैसे ही जो ब्रैकेट पहले थी वो बाद में शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं और इसको यूनियन बोलते हैं। यानी हमने क्या करना है, वो टोटल जो 4 क्वेश्चन है उसके अंदर यूनियन के भी ये लेफ़्ट और राइट इक्वल बराबर प्रूव करनी है, और इंटरसेक्शन के लिहाज से भी लेफ़्ट और राइट जो दोनों हैं उसको इक्वल प्रूव करना है। ये हमारा टास्क है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हमने ये पहला पार्ट लिख लिया, और उसके अंदर हम यूनियन की ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ यूनियन के लिहाज से ये लेफ़्ट और राइट दोनों हम जो है वो प्रूव करने जा रहे हैं। तो मैंने ये जो डायग्राम है ये लेफ़्ट हैंड साइड के लिए मैंने लिखी है, और ये जो डायग्राम मैंने बनाई है ये हम राइट हैंड साइड के लिहाज से इसको शेड करेंगे। तो देखते हैं दोनों का शेडेड रीजन अगर तो सेम आ गया तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो देखते हैं जी, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे ए यूनियन बी यानी ये ए और ये बी है, इन दोनों को हमने शेड कर देना। तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन से, ये भी ए का हिस्सा है ना, तो मैंने इसको भी शेड कर दिया। यहाँ पे बी है तो बी को भी मैंने स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया। तो ए यूनियन बी का आंसर ये आ गया, यानी ए यूनियन बी को मैंने शेडेड रीजन जो है वो स्ट्रेट लाइंस से शो कर दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यूनियन सी के साथ भी लेना है, ठीक है जी। और मैंने पहले भी बताया हुआ यहाँ पे दोनों यूनियन है तो ये सारा ही शेड होना है, लेकिन बस हमने उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से शेड करना है ताकि जो है वो पता चल जाए। तो यहाँ पे यूनियन सी, अब यानी ए यूनियन बी तो आ गया, वो स्ट्रेट लाइन से है, और यूनियन सी से लेना है। सी से यूनियन ले यानी सी को भी हमने शेड करना है, क्योंकि यूनियन है, यूनियन में सारे नंबर्स आते हैं, तो ये सी का रीजन रह गया। तो सी को हमने क्या करना है, बस सी को भी वर्टिकली आप शेड कर दें। तो ये जो पोर्शन है ये सारे का सारा वर्टिकली हमने ड्रा कर दिया, ठीक है जी। तो ये सारे का सारा रीजन जो है हमारे पास किसको शो कर रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी को शो कर रहा है। तो अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी को देखें तो डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि कुछ स्ट्रेट लाइंस भी हैं इसके अंदर, तो आप इसको हाफ जो है वो स्ट्रेट लाइन से फिल कर लें, ठीक है जी। और उसके बाद कुछ वर्टिकल लाइंस भी हैं, ठीक है, और कुछ पोर्शन हमारा मिक्स अप भी है, जैसे ये वाला पोर्शन है तो इसके अंदर थोड़ा सा पोर्शन हमारा ऐसे भी है, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइंस भी हैं और वर्टिकल लाइंस भी हैं, और कुछ जो है वो स्ट्रेट और वर्टिकल दोनों मिक्स अप भी हुई हुई हैं। तो यानी ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन जितना भी शेड हुआ हुआ है ये सारे का सारा हमें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इसी तरह का हमारा डायग्राम बनती है या डिफरेंट बनती है। तो इसके लिए देखते हैं, पहले बी यूनियन सी ब्रैकेट क्या है, तो बी यूनियन सी यानी बी और सी इसको आप शेड कर लें। बी यूनियन सी को मैंने ये स्ट्रेट लाइन से ड्रा कर दिया, यानी बी यूनियन सी को मैंने स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया। अब हमने ए के साथ उसका यूनियन लेना है, यानी ए को भी हमने ड्रा करना है। तो ये ए का पोर्शन है, ए को मैंने वर्टिकली ड्रा कर दिया, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे शेडेड रीजन के अंदर स्ट्रेट लाइंस भी हैं, वर्टिकल लाइंस भी हैं, और कुछ जो पोर्शन है वो हमारा ये इस तरह का भी बन गया है। तो इसका क्या मतलब कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस भी हैं, वर्टिकल लाइंस भी हैं, और कुछ हमारा पोर्शन जो है वो मिक्सअप फॉर्म में भी है। तो इसका क्या मतलब,
हमारे जो शेडेड रीजन है उसमें वो तीनों चीज़ें आ रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। अब हमने इसी क्वेश्चन को, यानी यही डायग्राम है लेकिन इसके यूनियन के लिहाज से नहीं, अब हमने इंटरसेक्शन के लिहाज से देखना है। तो उसके लिए ये देख लें जी कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी देखें लेफ़्ट हैंड साइड, और इसको मैं लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, ये मैंने डायग्राम लेफ़्ट हैंड साइड के लिए शेड करनी है और ये राइट हैंड साइड के लिए शेड करनी है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए और बी, ये देखें स्टार्ट में हमारे पास ए अलग सर्कल बना हुआ है, बी अलग सर्कल बना हुआ है। इसका मतलब ए और बी के दरमियान कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है। तो अगर ए और बी के दरमियान कॉमन नहीं है तो फिर ये एम्प्टी सेट आएगा, यानी हमने कोई शेड नहीं करना। ठीक है, तो अगर इसका आंसर एम्प्टी सेट आ गया तो उसके जिससे मर्जी आप इंटरसेक्शन लेते रहें उसके अंदर, चाहे जैसे ये सी के अंदर अगर हमारे पास 1000 एलिमेंट्स भी हैं या उससे ज़्यादा भी हैं, तो जब उसका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट से लेना है तो वो भी एम्प्टी ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे तो है ही कुछ नहीं एक सेट के अंदर, तो उसका जिससे मर्जी आप इंटरसेक्शन ले लें तो उसका एम्प्टी सेट ही आएगा। यानी ये इस तीनों का कोई शेडेड रीजन नहीं बनता। ए इंटरसेक्शन बी देखें तो वो भी एम्प्टी आएगा, नो शेडिंग आएगा, और अगर आप इसका ओवरऑल देखें तो वो भी जो है वो नो शेडेड रीजन आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे आप नो शेडिंग लिख लें, ऊपर भी लिख सकते हैं, आई इंटरसेक्शन बी की जगह पे भी लिख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड देखें बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के अंदर अगर आप देखें बी इंटरसेक्शन सी के अंदर ये जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, ये कॉमन एरिया है। बी इंटरसेक्शन सी के अंदर ये कॉमन एरिया है, लेकिन अब हमने क्या करना है, जो आंसर है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या ये जो मैंने शेडेड रीजन किया है उसका ए के साथ कोई ताल्लुक है? ये तो बिल्कुल अलग सा पड़ा हुआ है ना। तो ए अगर बिल्कुल अलग है, इसके साथ कोई मैच ही नहीं कर रहा वो, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एम्प्टी सेट आएगा, कोई शेडेड रीजन नहीं बनेगा। तो अगर हम बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो उसके अंदर तो मैंने ये इस तरह की लाइंस लगाई हैं जो हमें शेड बता रहा है कि ये दोनों के अंदर कुछ कॉमन है, लेकिन ओवरऑल देखें तो वो नो शेडिंग ही आएगा। तो हमने तो नो शेडिंग की तरफ देखना है ना। अब ये ओवरऑल राइट हैंड साइड का आंसर है और ये ओवरऑल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, और दोनों देखें एम्प्टी हैं बॉक्सेस, हमने कोई शेड नहीं किया हुआ, यानी नो शेडिंग नो शेडिंग। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है उसको हमने, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लिखा है और उसको किस लिए यूज़ करना है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यूज़ करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में वही लिखा हुआ है कि हमने एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना है। तो वो यूनियन के लिहाज से पहले हम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम हम थोड़ी चेंज हो गई है, पहले और क्वेश्चन था, अब हम ये सेकेंड पार्ट शुरू हो गया। ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 के लिहाज से सॉल्व करना है। तो वो लेफ्ट हैंड साइड ये डायग्राम बन गई है, राइट हैंड साइड के लिए ये हमने अलग से डायग्राम बना ली है। तो यूनियन के लिए पहले देखें तो ए यूनियन बी हमने निकालना है और फिर हमने उसका यूनियन फिर लेना है सी के साथ, यानी हमने इन शॉर्ट सारी डायग्राम जितने भी सर्कल हैं सबको शेड करना है, क्योंकि यूनियन दोनों में है। तो ए यूनियन बी अगर देखें तो ए और बी, ये ए का है और ये जो है पोर्शन ये सारे का सारा बी का है। तो ए यूनियन बी के अंदर हमने सेपरेट लाइन्स लगा दी हैं। अगर हम उसका सी के साथ देखें तो सी ये है, अब सी भी हमने शेड तो करना है, तो ये भी पोर्शन जो है वो सी का ही है, तो आप इसको वर्टिकली शेड कर दें। ठीक है जी, तो ये जो है यहाँ पे क्या आएगा फिर, ये देखें, अब इसको आप हाफ कर लें। स्ट्रेट लाइंस भी मैंने ड्रा की हैं, वर्टिकल लाइंस भी ड्रा कर दी हैं, तो इसका मतलब ये जो ओवरऑल रिलेशन है वो उसमें स्ट्रेट लाइंस भी आ रही हैं और वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले बी यूनियन सी को लेना है, और बी यूनियन सी देखें, ये बी है, ये सारे का सारा पोर्शन, और ये सी है। ठीक है, तो जैसे ही आप सी को शेड करेंगे ना यहाँ पे, तो सी को शेड करने के साथ साथ ए ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हो गया ना, क्योंकि सी जो है वो बड़ा सेट है और ए जो है वो उसका सब सेट है, तो इसलिए हमने क्या किया, उसके अंदर ही वो शेडेड रीजन आ गया। और अब हम ये देख लेते हैं, ये मैंने शेड तो कर दिया, अब ए के साथ अगेन यूनियन लेना है। ए के साथ अगेन यूनियन लेने का क्या मतलब है कि आपने ए को दोबारा शेड करना है। तो ए को दोबारा शेड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा वर्टिकली भी ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये जो वर्टिकल लाइंस है ना, ये इसके अंदर से गुजर रही हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसका सब सेट है।
तो ये देखें ए और यहाँ पे भी ये दोनों सेम है, वर्टिकल लाइंस भी हैं यहाँ पे, ये देखें फिर ये जो वाला रीजन भी है, तो हम यहाँ पे कुछ पोर्शन यहाँ पे ये भी ऐड कर देते हैं। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे भी बी यूनियन सी अगर देखें तो वो सेपरेट लाइन है, क्योंकि बी यूनियन सी के अंदर ए भी आ जाता है। तो आप इसको जब ओवरऑल रिलेशन में लिखेंगे तो फिर हमने इसको सेपरेट लाइन भी इसके अंदर आ गई है, वर्टिकल लाइन भी इसके अंदर आ गई हैं, और ये जो है कुछ पोर्शन कॉमन भी आ गया है क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट और राइट इसका भी आंसर सेम आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है उसको हमने, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लिखा है, उसको किस लिए यूज़ करना है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यूज़ करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में वही लिखा हुआ है कि हमने एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना है। तो वो यूनियन के लॉ से पहले हम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम हम थोड़ी चेंज हो गई है, पहले और क्वेश्चन था, अब ये सेकेंड पार्ट शुरू हो गया। ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 के लिहाज से सॉल्व करना है। तो वो लेफ्ट हैंड साइड ये डायग्राम बन गई है, राइट हैंड साइड के लिए ये हमने अलग से डायग्राम बना ली है। तो यूनियन के लिए पहले देखें तो ए यूनियन बी हमने निकालना है, और फिर हमने उसका यूनियन फिर लेना है सी के साथ, यानी हमने इन शॉर्ट सारी डायग्राम जितने भी सर्कल हैं सबको शेड करना है, क्योंकि यूनियन दोनों में है। तो ए यूनियन बी अगर देखें तो ए और बी, ये ए का है और ये जो है पोर्शन ये सारे का सारा बी का है। तो ए यूनियन बी के अंदर हमने सेपरेट लाइन्स लगा दी हैं। अगर हम उसका सी के साथ देखें तो सी ये है, अब सी भी हमने शेड तो करना है, तो ये भी पोर्शन जो है वो सी का ही है, तो आप इसको वर्टिकली शेड कर दें। ठीक है जी। तो ये जो है यहाँ पे क्या आएगा फिर, ये देखें, अब इसको आप हाफ कर लें। सेपरेट लाइंस भी मैंने ड्रा की हैं, वर्टिकल लाइंस भी ड्रा कर दी हैं, तो इसका मतलब ये जो ओवरऑल रिलेशन है वो उसमें सेपरेट लाइंस भी आ रही हैं और वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले बी यूनियन सी को लेना है, और बी यूनियन सी देखें, ये बी है, ये सारे का सारा पोर्शन, और ये सी है। ठीक है। तो जैसे ही आप सी को शेड करेंगे ना यहाँ पे, तो सी को शेड करने के साथ साथ ए ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हो गया ना, क्योंकि सी जो है वो बड़ा सेट है और ए जो है वो उसका सब सेट है, तो इसलिए हमने क्या किया, उसके अंदर ही वो शेडेड रीजन आ गया। और अब हम ये देख लेते हैं, ये मैंने शेड तो कर दिया, अब ए के साथ अगेन यूनियन लेना है। ए के साथ अगेन यूनियन लेने का क्या मतलब है कि आपने ए को दोबारा शेड करना है। तो ए को दोबारा शेड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा वर्टिकली भी ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये जो वर्टिकल लाइंस है ना, ये इसके अंदर से गुजर रही हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसका सबसेट है। तो ये देखें ए और यहाँ पे भी ये दोनों सेम है, वर्टिकल लाइंस भी हैं यहाँ पे, ये देखें फिर ये जो वाला रीजन भी है, तो हम यहाँ पे कुछ पोर्शन यहाँ पे ये भी ऐड कर देते हैं। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे भी बी यूनियन सी अगर देखें तो वो सेपरेट लाइन है, क्योंकि बी यूनियन सी के अंदर ए भी आ जाता है। तो आप इसको जब ओवरऑल रिलेशन में लिखेंगे तो फिर हमने इसको सेपरेट लाइन भी इसके अंदर आ गई है, वर्टिकल लाइन भी इसके अंदर आ गई हैं, और ये जो है कुछ पोर्शन कॉमन भी आ गया है क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट और राइट इसका भी आंसर सेम आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, अब क्वेश्चन वही है और उसको हमने इंटरसेक्शन के लिहाज से प्रूव करना है। तो ये इसका लेफ़्ट हैंड साइड के लिए ड्रा करनी है और ये राइट हैंड साइड के लिए। तो हम ये देखते हैं इंटरसेक्शन दोनों के साथ है, तो ऑलमोस्ट उम्मीद यही है कि इसका नो शेडेड रीजन ही आएगा, क्योंकि दोनों इंटरसेक्शन है। तो फिर भी हम देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी के दरमियान कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये देखें, ए अलग से एक सेट है, उसका कोई कॉमन एलिमेंट बी के साथ कुछ भी नहीं कॉमन, इसका मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा। यहाँ पे आप नो शेडिंग लिख दें। ठीक हो गया, नो शेडिंग। और अगर आप किसी भी, ये एम्प्टी सेट आ गया ना, तो अगर आप एम्प्टी सेट को किसी से भी और आप उसका लें इंटरसेक्शन, तो वो भी एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक है जी। तो अब आप इंटरसेक्शन जो है ए यूनियन, ये भी दोनों इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा, और अगर आप उसका सी के साथ भी लें तो वो एम्प्टी सेट ही आएगा। तो हम ये लिखेंगे नो शेडिंग, क्योंकि यहाँ पे देखें ए बी और सी इन तीनों का कोई कॉमन एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा। अगर ये वाला पोर्शन अगर आपके जहन में आ रहा है ना, तो ये बी और सी के दरमियान तो ये कॉमन एरिया है, लेकिन ए का ये कॉमन एरिया नहीं है। तो हमने तो तीनों के देखना है, तो तीनों का कोई कॉमन एरिया नहीं, इसलिए नो शेडिंग आएगा। अब हम इसका राइट हैंड साइड देख लेते हैं, उसके अंदर बी इंटरसेक्शन सी है। यहाँ पे देखें, हाँ जी, कि बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के दरमियान तो ये वाला शेडेड रीजन है। हम मान लेते हैं इसकी बात कि ये जो है स्ट्रेट लाइन जो मैंने लगाई है बी इंटरसेक्शन सी के लिए, वो ये दरमियान वाला पोर्शन बनता है।
लेकिन अब हमने इस पोर्शन का, ये जो इस पोर्शन का अगेन इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो ये अगर आप देखें कि ए बिल्कुल अलग है इससे, ये वाला शेडेड रीजन जो है ये ए से बिल्कुल अलग है। अगर ए का ये वाला सर्कल इसके अंदर होता ना, फिर हम कह सकते थे तीनों के साथ कुछ ना कुछ कॉमन है। तो ये बिल्कुल अलग ए है और ये शेडेड रीजन अलग है, तो इन दोनों के दरमियान अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो भी एम्प्टी आना है, क्योंकि इसके दरमियान कोई जो है वो कॉमन एरिया नहीं है, कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो शेडिंग। तो यहाँ पे भी देख लें ओवरऑल, अगर हम इफेक्ट देखें, ये राइट हैंड साइड का ओवरऑल आंसर है वो नो शेडिंग में आया, और ये जो है वो ओवरऑल आंसर लेफ्ट हैंड साइड का है वो भी नो शेडिंग में आया। तो हम कह सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट। और इसके अंदर भी हम पहले जो है ये डायग्राम थोड़ी अब डिफरेंट है पहले से। तो अब हमने इसके अंदर भी पहले यूनियन के लिहाज से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, फिर जो है वो इंटरसेक्शन के लिहाज से। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ए बी सी कुछ इस तरह के सेट्स हैं। पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी अगर हम देखें तो ए और बी, ये वाला ये ए का पोर्शन है सारे का सारा, और ये जो है वो सारे का सारा बी का पोर्शन। इसके अंदर ये भी है, ये जो थोड़ा सा कॉमन एरिया ना ये भी आ रहा है। ए और बी का सारा हमने पोर्शन जो है वो उसको स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया है। उसके बाद ए यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ, ठीक है। यानी सी का पोर्शन अब हमने यहाँ पे जो है वो हाईलाइट करना है। तो सी के पोर्शन को मैं जो है वो वर्टिकल लाइन से शो कर देता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी है, वर्टिकल लाइन भी है, और जो कुछ कॉमन एरिया भी है। तो आप इसको स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइंस और कुछ जो है वो कॉमन एरिया भी है। तो ये तीनों ही मैंने इसके अंदर शो कर दी। ये स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, ये वर्टिकल लाइंस और कुछ जो है, यानी ये देखें जैसे जैसे ये वाला पोर्शन है इसके अंदर वर्टिकल लाइंस भी और हॉरिजॉन्टल, यानी ये बॉक्सेस से बने हुए, तो मैंने यहाँ पे भी बना दिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम ये देख लेते हैं राइट हैंड साइड का भी क्या यही आता है। तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, पहले बी यूनियन सी होता है। ये आपको आई थिंक मैंने पहले लिखवाया हुआ है, चलिए मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ। ये तो इंटरसेक्शन का है ना, तो यहाँ पे हमने जो प्रूव करना है ना वो ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमने प्रूव करना है। तो ये जो है मैंने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लिखा हुआ, और यहाँ पे ये जो है ये राइट हैंड साइड का आंसर है, ठीक है जी। तो अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। बी यूनियन सी, यानी ये लिखा भी हुआ राइट हैंड साइड में बी यूनियन सी, यानी ये बी है, ये सारे का सारा बी है, ये वाला पोर्शन भी, ठीक है। और ये वाला सी का, ये वाला, ठीक है। तो बी और सी को मैंने सारा शेड कर दिया स्ट्रेट लाइंस के साथ। यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइंस लगा दें। अब हमने जो आंसर निकाला उसको ए के साथ यूनियन बी लेना है। तो ए का जितना भी हिस्सा है ये भी ए का हिस्सा है ना, ये सारे का सारा ये ए का हिस्सा है। तो मैं इसको जो है वो वर्टिकल लाइन से शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें वर्टिकल लाइंस भी हैं और यहाँ पे ये वाला कॉमन एरिया भी है इसके अंदर, ठीक है। वर्टिकल लाइन से यहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल यानी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी है, लेकिन ये जो कुछ पोर्शन है ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल दोनों लाइंस हैं। तो इसका मतलब हम जब ओवरऑल इसका आंसर लिखेंगे तो स्ट्रेट लाइन भी आ रही है इसके अंदर, वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं और कुछ जो है वो मिक्स पोर्शन भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही था। तो ये लेफ़्ट और राइट दोनों फिर सेम आ गए, तो हम कह सकते हैं हैंस इट इज़ प्रूव दैट ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो अगर मज़ीद अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये जो है उसका पूरे का पूरा जो रिलेशन है वो लेफ़्ट और राइट इन दोनों को भी आप एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। अब हमने इसी क्वेश्चन को, इसी डायग्राम को जो है वो इंटरसेक्शन के लिहाज से प्रूव करना है। जी, तो क्वेश्चन की डायग्राम वही है, अब हमने इंटरसेक्शन के लिहाज से देखना है। तो पहले है ए इंटरसेक्शन बी, ये लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम ये वाली है और राइट की ये वाली है, इसमें हमने शेडिंग करनी है। तो ए इंटरसेक्शन बी देखें जी। तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ए और बी ये है, और ए और बी के दरमियान कुछ कॉमन एरिया, यानी ये सर्कल और बी का सर्कल, इसके दरमियान कॉमन एरिया ये वाला बनता है, ये वाला, ठीक है। ये भी थोड़ा सा जो पोर्शन है ना ये वाला, ये भी इसके अंदर शामिल है, जो सी के अंदर भी है और इन दोनों के अंदर भी है। तो ये वाला जो शेडेड रीजन है स्ट्रेट लाइन वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। अब हमने क्या करना है, ये जो शेडेड रीजन हमने देखा है इसके अंदर क्या कुछ हिस्सा सी का भी शामिल है, क्योंकि सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है ना हमने। तो ये जो शेडेड रीजन है, क्या इसके अंदर सी का कुछ हिस्सा मौजूद है? हाँ जी मौजूद है, क्योंकि सी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ये जो सी का पोर्शन है ना, ये सी, ये एक सर्कल है, और सी का ये वाला बहुत थोड़ा सा पोर्शन है, ये वाला मैंने इसको वैसे ही सारा फिल कर दिया है।
तो ये बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन है जो ए का हिस्सा भी है, बी का हिस्सा भी है और सी का हिस्सा भी है। तो यहाँ पे इसका मतलब हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमने इसको सारे को फिल कर दिया। ये वाला पोर्शन बहुत थोड़ा सा है, तो मैंने इसको अच्छी तरह आप इसको भी फिल कर दें कि यहाँ पे जो है अगर हम इसको सारा ऐसे फिल कर दें तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमें किसको शो कर रहा है, ये हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को शो कर रहा है। तो अब हम इसकी राइट साइड पे चले जाते हैं, वहाँ पे देखिए बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। तो बी और सी के दरमियान अब हम देखते हैं बी और सी के दरमियान, हाँ जी है ये वाला कॉमन पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, ये वाला थोड़ा जो पोर्शन है ये भी इसके अंदर बी और सी का भी तो हिस्सा है ना ये। तो बी इंटरसेक्शन सी को मैंने वर्टिकल लाइन से शो कर दिया। अब हम ये देखते हैं क्या ये जो बी इंटरसेक्शन सी है, अब हमने इसका मज़ीद जो आंसर है उसको ए के साथ भी इंटरसेक्शन लेना है। तो ए के साथ इंटरसेक्शन लेने का मतलब ये है कि ये जो कॉमन हमने एरिया ये जो शेड किया है, क्या इसमें कोई ए का पोर्शन तो नहीं शामिल, ए का हिस्सा तो नहीं है थोड़ा बहुत। तो अगर आप गौर करें तो ए का ये जो थोड़ा सा पोर्शन है इस ये ए का हिस्सा भी है इसके अंदर। तो आप क्या करें, इसको भी अच्छी तरह शेड कर देते हैं। तो यानी ये बहुत थोड़ा सा पोर्शन है जो कि हमें शो करवा रहा है कि ये ए का हिस्सा भी है, बी का भी और सी का भी है। वैसे तो ये ऊपर वाला भी ए का हिस्सा है, लेकिन ये बी का है, लेकिन सी इसके अंदर शामिल नहीं है। सी का सर्कल यहाँ से गुजर जाता है, इसका मतलब सी का सर्कल ऊपर नहीं है, तो ये सी का हिस्सा नहीं है। तो हमने ये देखना है कि वो तीनों का हिस्सा हो, ए का भी, बी का भी और सी का भी। तो ये कॉमन एरिया ये बनता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह फिल किया है, तो आप इसको भी जो है वो अच्छी तरह फिल कर दें ऐसे, ठीक होगी बात। तो अब हम देख लेते हैं, ये मैंने इसको अच्छी तरह फिल किया। इसको भी आप अगर करना चाहते हैं, मैंने लेड पेंसिल से किया था, अब आप इससे भी कर लें ताकि नज़र आ जाए। तो ये जो है अच्छी तरह फिल किया है, ये लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो हमने ओवरऑल यही देखना था कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है जी। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट चौथा पार्ट है, उसके अंदर भी हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना है, यूनियन के लिहाज से भी और इंटरसेक्शन के लिहाज से भी। बहुत आसान काम है, बार बार हम वही काम कर रहे हैं। ये लेफ़्ट हैंड साइड यूनियन के लिहाज से, ये राइट हैंड साइड यूनियन के लिहाज से दो डायग्राम्स बना दिए, ये लेफ़्ट हैंड साइड के लिए और ये जो है वो राइट हैंड साइड के लिए। तो वही काम दोबारा हमने करना है। पहले ए यूनियन बी जो है, ए और बी यानी सारे को ड्रा कर देना है। ये सारा पोर्शन जो है वो ए यूनियन बी का है, तो ये मैंने इसको फिलअप कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सी के साथ यूनियन लेना है। सी के साथ यूनियन लेने का मतलब जो है वो सी को भी आपने वर्टिकली ड्रा कर देना। तो ये जितना भी शेडेड रीजन है वो सारे का सारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। और ये काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि यूनियन अगर दोनों में है तो जितने भी सर्कल हैं उन सबको आपने शेड कर देना है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल है उसके अंदर स्ट्रेट लाइंस भी हैं, वर्टिकल लाइंस भी हैं। तो ये जो है जिसके अंदर स्ट्रेट लाइंस और वर्टिकल लाइंस, ये सारी का सारा शेडेड पोर्शन ये इस रिलेशन को शो कर रहा है। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो बी यूनियन सी यानी बी का पोर्शन ये वाला और सी का पोर्शन ये वाला, ये दोनों यूनियन में है तो सारा शेड कर देना। तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर दिया। अगर आप इसको ए के साथ भी यूनियन लें तो ए का रीजन भी हमने यूनियन है तो उसको भी शेड करना है, तो वो वर्टिकली ऐसे शो होगा, ठीक है जी। तो अगर आप ये देख लें कि यहाँ पे ये शेडेड रीजन है, इसके अंदर वर्टिकल लाइंस भी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं। तो ये लेफ़्ट और राइट दोनों सेम आ गए, क्योंकि ऊपर ओवरऑल जो है वो सारे का सारा इधर भी शेड किया हुआ, इधर भी शेड किया हुआ, तो लेफ़्ट और राइट एक दूसरे के बराबर आ गए। तो हम लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर हम इसी डायग्राम को इंटरसेक्शन के लिहाज से देखें तो इंटरसेक्शन के लिए ये लेफ़्ट हैंड साइड की डायग्राम होगी, ये राइट हैंड साइड की, ठीक है जी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के दरमियान कुछ कॉमन है, हाँ जी है ये वाला पोर्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो वर्टिकल लाइन से मैंने शो करवा दिया, ठीक है जी। अगर हम ये देखें कि ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है क्या उसका सी के साथ कोई रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सी बिल्कुल अलग एक बना हुआ है सेट। और ये जो कॉमन रीजन है वो ए और बी का है, इसके अंदर सी का कोई हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब ओवरऑल इफेक्ट जो है वो नो शेडिंग में जाएगा, ठीक होगी बात। अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को देखें तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी क्या इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है। वो अलग भी अपना सेट शो करवा रहा है, अपना अलग सर्कल है उसका, और बी जो है वो अलग है। तो इसका मतलब बी और सी का जो है वो इंटरसेक्शन वो एम्पटी है। और अगर हमने ये एम्पटी सेट आंसर आया बी इंटरसेक्शन सी का,
और इसका हमने अगेन ए से इंटरसेक्शन लेना है। जो ऑलरेडी हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया है उसको हमने जिसके साथ मर्जी अगर आपने इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट से हो, चाहे वो जितना मर्जी सेट बड़ा हो, उसका आंसर एम्प्टी सेट ही आएगा। तो इसका बी इंटरसेक्शन सी का भी एम्प्टी सेट आ रहा है और जो ओवरऑल है वो भी एक एम्प्टी सेट आ रहा है, तो हम ये लिखेंगे नो शेडिंग। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों का नो शेडिंग आ गया, तो हम ये कह सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट कर लिए और इसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वही बार बार चीज़ें हम दोहरा रहे थे। यही दो रिलेशन से, एक इंटरसेक्शन वाला था एक यूनियन वाला था, और यूनियन में हम सारा शेड कर रहे थे और इंटरसेक्शन में मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर नो शेडिंग ही आ रहा है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट इंटरसेक्शन वाले होते हैं जिसके अंदर नो शेडिंग करना होता है, तो आप उसको ज़रा अच्छे तरीके से समझिएगा। उम्मीद है ये जो आज का हमारा लेक्चर है आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। मज़ीद अगर किसी को कुछ किसी किस्म की प्रॉब्लम हो स्टडी से रिलेटेड तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।